नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्या से स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राज्य में नगर निकाय चुनाव के नतीजे कांग्रेस पार्टी के 2 साल के शासन का समर्थन दिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि जनादेश के जरिए लोगों ने राज्य में जनता की सरकार के 2 साल के शासन गरीब और मिडिल क्लास लोगों की भलाई और वर्ल्ड क्लास प्लान और एक्टिविटी के साथ लागू किए जा रहे डेवलपमेंट प्रोग्राम को अपनी पूरी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट के जरिए राज्य भर में 116 नगर पालिका और 7 नगर निगमों में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी जीत दिलाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जीत लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है। ये पार्टी के लिए उनके बेइंतहा प्यार का सबूत है। ये जीत हर उस कार्यकर्ता को समर्पित है जिसने पार्टी का झंडा उठाया और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने आगे कहा है कि इस जीत ने हमारी जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। इस मौके पर हम राज्य के विकास, लोगों की भलाई और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के लिए फिर से कमिटेड हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि सरकार हर नगर पालिका और नगर निगम का विकास करेगी और लोगों के भरोसे पर खरी उतरेगी। इससे पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। मैं वादा करना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में 15 पार्लियामेंट सीट, 100 असेंबली सीट तेलंगाना में जिताएंगे। दिल्ली को हम 15 पार्लियामेंट एमपी को भेज देंगे। 100 एमएलए को जिता के यही दोबारा हम सरकार बनाएंगे। आपके जिम्मेदारी सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, केसी वेणुगोपाल जी को आप यहाँ पर लेकर आना। सरकार जिताने का जिम्मेदारी हमारे भाइयों का। हमारा 100 एमएलए से एक भी कम पड़ा, मुझे पूछना। 100 से एक भी कम नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। पिछले बार मैं वादा किया, वरन रंगारेड्डी जिले में राजीव गांधी चौराहे में आपको वादा किया था सरकार बनाने का। सितंबर 17, 2023 उस दिन सोनिया जी को, आपको, हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई लोग आपको वादा किया 2023 दिसंबर में कांग्रेस सरकार बनाने का। आज 3 साल पहले हम लोग आपको वादा कर रहे हैं, हमारे वादा को सोनिया जी को पहुंचा दो। आने वाले चुनाव में 100 एमएलए को जिताएंगे, सरकार बनाएंगे। 15 पार्लियामेंट मेंबर्स को हम दिल्ली भेज देंगे। आप दिल्ली में सरकार बनाओ। हमारे करीमनगर के एमपी और केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने करीमनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बीजेपी की जीत की तारीफ करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। कहा है कि पार्टी अब हैदराबाद को टारगेट करेगी। तेलंगाना म्युनिसिपल चुनाव के नतीजे आने के बाद अपने सपोर्टर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पहली बार हमने किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर भगवा झंडा फहराया है। आज मैं खुशी से झूम रहा हूँ। जैसे ही रिजल्ट आया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत की रैलियां निकाली और कुमार को अपने कंधे पर उठा लिया। विरोधी पार्टियों पर बीजेपी को हराने की साजिश का आरोप लगाते हुए संजय ने कहा कि कांग्रेस, बीआरएस और एमआईएम ने मिलकर कई साजिशें रची। उन्होंने हर वोट के लिए 7,000 रुपए भी बांटे और हमारे उम्मीदवारों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन उनकी चालें नाकाम रहीं। उन्होंने दावा किया है कि करीमनगर के लोगों ने विकास और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के पक्ष में वोट दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों ने मोदी पर भरोसा किया और पार्टी को वोट दिया, ये मानते हुए कि सिर्फ केंद्र सरकार ही विकास पक्का करेगी। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र ने हाल के सालों में करीमनगर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला करते हुए हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा है कि पार्टी और संगठन भारत को धर्म शासित देश बनाने की ओर धकेल रहे हैं। उनकी ये बात केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए डिटेल गाइडलाइन जारी करने के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि जब किसी इवेंट में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों गाए जाते हैं तो वंदे मातरम के ऑफिशियल वर्जन के सभी 6 छंद पहले पेश किए जाने चाहिए। ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री की उस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऑटो ड्राइवर मियाँ है तो उसे कम पैसे दिए जाएं। उन्होंने पूछा है कि क्या ऐसी भाषा किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा देती हैं। और हम जब सूर्य फातिहा पढ़ते हैं कि हम इया का नाबुदू इया का नस्तईन, मतलब कि हम तेरी इबादत करते और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमारा तो फेथ है। अच्छा, सिखिज्म क्या है बताइए, बौद्ध धर्म क्या है बताइए। ये तो बुनियादी इनका, आप अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर भारत तो फिर एक थ्योरेटिक कंट्री हो जाएगा एक्चुअल सेंस में। वैसे तो होने जा रहा है, जिस तरह बीजेपी आरएसएस लेके आगे बढ़ रही है, तो थ्योरेटिक कंट्री बन जाए। एक अच्छी डेमोक्रेसी है जिसमें कई रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं। एग्जैक्टली, नहीं प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी फिर कहां जाएगी? यही तो हम भी है ना कि जब ये प्लुरलिज्म हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है तो कहां जाएगा फिर? ये कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। ये BNSS के 196, 353, 299, 197 का क्लियर अप्लाई होता है उसके ऊपर।
अच्छा नवीन साहब, अगर मैं वो वीडियो बनाता, मान लीजिए, क्या होता बोलिए आप? क्या होता पूरे देश में? मेरे घर के सामने रोज कम से कम ANI के साथ साथ 25-30 कैमरा खड़े होते। टीवी पर रोज सुबह 9 बजे से लेके फिर 1 बजे 6। सवाल तो उनसे भी हो रहा है। नहीं, कहां सवाल हो रहा? उनसे कहां सवाल हो रहा है? उनसे कोई सवाल नहीं हो रहा है। वो यानी एक चीफ मिनिस्टर है प्रदेश के, जो भारत के संविधान पर ओथ लिए, वो कह रहे हैं कि अगर मियां ऑटो का ड्राइवर होगा, 2 रुपए कम दो उसको। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में म्युनिसिपल इलेक्शन में पार्टी की जीत की तारीफ करते हुए कहा है कि ये जीत लोगों के भरोसे को दिखाती है। रेवंत रेड्डी की सरकार को बढ़ावा देते हुए तेलंगाना में कांग्रेस ने म्युनिसिपल इलेक्शन में जबरदस्त जीत हासिल की, जबकि BRS और बीजेपी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। 11 फरवरी को हुए 116 म्युनिसिपल के कुल 2582 वार्ड में से कांग्रेस ने 1300 से ज्यादा में जीत दर्ज की है। इसके बाद BRS 700 और बीजेपी तकरीबन 250 पार कर गई है। एक पोस्ट में खड़गे ने कहा है कि तेलंगाना लोकल बॉडी इलेक्शन में उनकी शानदार जीत के लिए कमिटेड जमीनी वर्कर का मैं शुक्रगुजार हूं। ये जीत लोगों के भरोसे को दिखाती है। कांग्रेस चीफ ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रजा तेलंगाना के अपने पक्के वादे पर अड़ी हुई है। एक ऐसा राज्य जहां सभी 3.8 करोड़ लोगों के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक मजबूती और लगातार तरक्की पक्की हो। जिन 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव हुए, उनमें से कांग्रेस ने 3 जीते और 1 में आगे है, जबकि बीजेपी ने करीमनगर और निजामाबाद में ज्यादातर सीटें हासिल की हैं। कोटागोडे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस और CPI के बीच कड़ा मुकाबला था। तेलंगाना जागृति की प्रेसिडेंट के कविता ने आज कहा है कि म्युनिसिपल इलेक्शन में हमने पहले ही बता दिया था कि हम भविष्य में एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एंट्री करेंगे, लेकिन पार्टी को ऑफिशियली अनाउंस करने से पहले आखिरी मिनट में क्यों हमारे कुछ कैडर चुनाव लड़ना चाहते थे, हमने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के सिंबल पर चुनाव लड़ा। तेलंगाना के लोगों ने हमें अच्छे नतीजों का आशीर्वाद दिया है। हमने एक म्युनिसिपलिटी जीती है और दूसरी म्युनिसिपलिटी में वाइस चेयरमैन भी बन रहे हैं। 40 और जगह हैं जहां हम जीत सकते हैं। हम नतीजों से खुश हैं और हमें उम्मीद है कि तेलंगाना के लोगों का ये सपोर्ट जारी रहेगा, क्योंकि हमने बार बार तेलंगाना में बहुत ट्रांसपेरेंट, नॉन एरोगेंट और एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स का वादा किया है। उम्मीद है लोग हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। बीजेपी और RSS पर तीखा हमला करते हुए हैदराबाद से सांसद और MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा है कि पार्टी और संगठन भारत को धर्मशासित देश बनाने की ओर धकेल रहे हैं। इसको लेकर अब बीजेपी स्पोक पर्सन शहजाद पूनावाला का बयान सामने है, जिसमें उन्होंने ओवैसी के बयान और वंदे मातरम को लेकर अपनी पार्टी की बात रखी है। को फोर्स नहीं किया है, गाइडलाइन में भी किसी ने फोर्स नहीं किया है, पर हाँ, वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है और नेशनल सॉन्ग का पूरा सम्मान होना चाहिए, ये संविधान बोलता है। तो जिनके जुबान पर संविधान है, वो केवल और केवल एक वोट बैंक की दुकान चलाने के लिए उसका विरोध क्यों करते हैं? और ये तो वो ओवैसी साहब है ना कि गर्दन पे छुरी रख दोगे तब भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। और वंदे मातरम पे ये पूरी इकोसिस्टम, केवल ओवैसी नहीं, कांग्रेस भी बोलती है कि मजहब के खिलाफ है, फिर समाजवादी पार्टी के अबू आजमी बोलते हैं मजहब के खिलाफ है। यादाद्री भुवनगिरी जिले के छोटुपल पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत येलागिरी में स्थित वृंदावन लेबोरेटरीज में बीती रात लगभग 11 बजे अचानक भीषण विस्फोट हुआ। इतना ही नहीं, कंपनी के 2 रिएक्टर्स एक के बाद एक ध्वंस हो गए। इससे पूरे परिसर में आग का गोला बन गया। विस्फोट की तीव्रता इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के गांव में भूकंप जैसा महसूस किया गया। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड दस्तों ने तुरंत हस्तक्षेप कर आग पर काबू पा लिया। घटना की सुबह हालात बेहद भयावह थे। लेबोरेटरीज जो एक प्रमुख फार्मा कंपनी है, उसके अंदर अभी भी धुएं के गुबार उड़ रहे थे। रात के सन्नाटे को चीरते हुए इस विस्फोट ने इलाके में दहशत फैला दी। मौके पर मौजूद अधिकारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत में पता चला है कि रिएक्टर पर केमिकल्स की मिक्सिंग के दौरान तकनीकी खराबी या गर्मी बढ़ने की वजह से यह हादसा हुआ है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिलते ही उन्होंने फायर सर्विस को अलर्ट कर दिया। देखते ही देखते 6 से ज्यादा फायर गाड़ियां मौके पर पहुंची और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल लाइन के भीतर सीमित कर दिया गया। महाराष्ट्र के मालेगांव महापालिका पर एक तस्वीर को लेकर इन दिनों जमकर विवाद देखने को मिल रहा है। यहाँ टिप्पू सुल्तान की तस्वीर को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी की नगर सेवक और महापौर ऑफिस में टिप्पू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने के बाद शिवसेना समेत हिंदुत्ववादी संगठनों और कुछ नगर सेवकों ने विरोध दर्ज कराया। विवाद बढ़ने पर तनाव की स्थिति को देखते हुए नगर प्रशासन ने महापौर के दफ्तर से तस्वीर हटाने का निर्णय लिया है। नगर सचिव का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित टकराव टालने के लिए ये कदम उठाया गया है। पिछले 2-3 दिनों से इस तस्वीर को लेकर जमकर विवाद देखने को मिल रहा है। अगर टिप्पू सुल्तान का फोटो लगाया है और टिप्पू सुल्तान को इस सरकार का विरोध है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक आदेश देकर वो फोटो निकालना चाहिए। सीधी सी बात है ना।
वाद प्रतिवाद क्यों कर रहे हैं, या माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? टीपू सुल्तान को राष्ट्रीय पुरुष का दर्जा नहीं मिला है ना, और सरकार नहीं चाहती, तो सरकार ने एक आदेश निकालकर वो फोटो निकलना चाहिए। सरकारी कार्यालय में कौन से फोटो लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए, इस बारे में एक संहिता है, एक प्रोटोकॉल है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसी बीच मौलाना रशीदी ने कहा है कि वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां हमारी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि गैर मुस्लिम भाई वंदे मातरम गाते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। इमाम ने कहा है कि मुसलमान राष्ट्रगान को बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं और वंदे मातरम का मुद्दा उठाकर शांति भंग नहीं करनी चाहिए, नोटिफिकेशन को वापस ले लेना चाहिए। क्योंकि अभी करीब में मरकजी हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसकी वजह से तमाम के लिए परेशानी लाहिक हुई। चूँकि वंदे मातरम के इस तराने में बाज़ अशआर में जो हमारे ईमान के मनाफी अशआर हैं और अक़ीदे के ख़िलाफ़ अशआर हैं, तो उस वजह से हमारा कहना ये है कि नेशनल एंथम जो शुरू से पढ़ा जा रहा है और उसे तमाम मुसलमान इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, इसको बरकरार रखा जाए और वंदे मातरम का मसला उठाकर यहाँ के अमन को किसी भी तरह परेशान न किया जाए। क्या आपको लगता है कि इसके लागू हो जाने से कहीं आपके जो एक नागरिकों के अधिकार हैं वो कहीं उस पर असर पड़ रहा है? चूँकि हमारा ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ दस्तूर है और दस्तूर ने तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी दी है और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे फैसले यहाँ इस तरह के नाफिज हुए हैं, तो उसके मुनाफी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो उस वजह से हम तमाम मुसलमाना ने कर्नाटक और इमारत शरिया कर्नाटक ये अपील करते हैं और एक गुजारिश करते हैं मरकजी हुकूमत से कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस पर नजरसानी कर। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने कहा है कि हमने जो वादे किए तो उसके हिसाब से काम किया। 1000 दिन पूरे करना सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं, हमने गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए काम किया है। हमारी सरकार आगे भी इसी तरह के काम करते रहेगी। वहीं इसको लेकर अब बीजेपी एमएलसी सीटी रवि का बयान सामने आया है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार हजारों दिन पूरा किया है, उसके वजह से उत्सव मन रहा है कावेरी में। हम पूछना चाहता हूं किसके वजह से उत्सव है? किसानों को आत्महत्या में कर्नाटक सेकंड पोजीशन में है, उसके वजह से उत्सव है क्या? आपका सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार के वजह से 3-4 लोग जेल में गया है, उसके वजह से उत्सव है क्या? सरकारी नौकरों को आत्महत्या हुआ, उसके वजह से उत्सव है क्या? 37,000 करोड़ ठेकेदारों को बिल अभी तक दिया नहीं, उसके वजह से उत्सव है क्या? एससीपी टीएसपी मनी को दुरुपयोग किया, उसके वजह से उत्सव है क्या? 5,000 करोड़ महिलाओं को फंड दुरुपयोग किया, उसके वजह से उत्सव है क्या? किसके वजह से उत्सव है? भ्रष्टाचार के वजह से, प्राइस राइज के वजह से, ड्रग कैपिटल के बना है कर्नाटकों को, उसके वजह से उत्सव है क्या? किसके वजह से उत्सव है? बताओ किसके लिए उत्सव है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार ने महिला अधिकार योजना की 1.31 करोड़ महिला लाभार्थियों को 5,000 रुपए जमा किए। यह कदम विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उठाया गया है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने उनके इस कदम की आलोचना करते हुए इसे चुनाव में हार का डर बताया है। साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी डीएमके आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती तो महीने की ग्रांट को बढ़ा दिया जाएगा। अब इसको लेकर एएमएम के जनरल सेक्रेटरी टीवी दिनाकरन ने कहा है कि अगर डीएमके सरकार हर महीने महिलाओं को 50,000 रुपए भी देगी तो भी सत्ताधारी पार्टी की चुनाव में हार पक्की है। डीएमके के सहयोगी कांग्रेस ने इस कदम का स्वागत किया और कहा है कि ये महंगाई के बोझ तले दबे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक असली राहत होगी। टीएनसीसी चीफ ने कहा है कि हमें इसे महिलाओं की कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के लिए एक सम्मान के तौर पर देखना है। वहीं एएमएमके के जनरल सेक्रेटरी टीटीवी दिनाकरन ने कहा है कि यदि द्रविड़ और आदिवासी समुदायों के लिए वेलफेयर स्कीम के लिए दिए गए फंड को जल्दबाजी में डाइवर्ट करके महिलाओं को दे दिया गया है, आदिवासी समुदाय और यदि द्रविड़ इन इलाकों में रहते हैं वहां बेसिक सुविधाएं देने के लिए जो फंड था वो चुनाव और संभावित हार के डर से महिलाओं को दे दिया गया है। ये सच में बहुत निंदनीय है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।